नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऑनलाइन नीरज चैनल में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में मैं नीरज नागपाल से करंट अफेयर एक्सप्रेस के जनवरी सीरीज का ये फोर्थ पार्ट लेकर आया हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको चैनल पसंद आए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना मत भूलिए। चलिए मूव करते हैं। सो हु वाज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है कि जो नए सीईओ बनाए गए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के वो कौन है। तो आप लोगों को नाम याद रखना है, संजीव चड्डा इज दी न्यू सीईओ एंड एमडी ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, साथ ही साथ हम यहाँ पर और भी जो नए अभी यहाँ पर बैंक में सीईओ और एमडी बने हैं हम उनके भी नाम यहाँ पर याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनंतनु कुमार दास, जो कि बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ और एमडी सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट है हमारे उनकी बात करते हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर। ठीक है, लिंगम वेंकट प्रभाकर ये सीईओ और एमडी बने हैं कैनरा बैंक के। तो ये दो और एक्स्ट्रा नाम्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। नेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया इम्प्लीमेंटेड एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग पॉलिसी रिसेंटली। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है कि एक एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग पॉलिसी यहाँ पर स्टार्ट की गई है। पहला स्टेट ऐसा कौन सा है, तो आपको याद रखना है नेम इज उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड वो पहला स्टेट है जो इस तरीके से लीज पर अपना क्या देगा, लैंड यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड प्रोवाइड कराएगा। तो देखो इसके कुछ रूल्स हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो एक्चुअल में ये जो लैंड है ये 30 ईयर्स के लिए लीज पर दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो लैंड है वो 30 ईयर्स के लिए फार्मर का जो भी किसानों की जो भी जमीन है या वो रेंट पे दी जा सकती है। बाय दिस पॉलिसी एनी इंस्टीट्यूशन एंड कंपनी फर्म और एनजीओ कैन बी टेक फ्रॉम फार्म लैंड फॉर मैक्सिमम 30 एकर्स इन विलेज फॉर द लीज अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स। मतलब यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है कि 30 ईयर्स तक के क्या हो सकता है, लीज पे लिया जा सकता है। कितना, 30 एकड़ इन विलेज फॉर लीज। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर गवर्नमेंट भी लीज पर ये लैंड ले सकती है। और अगर बात करते हैं इसकी जो परमिशन है, ठीक है, ये जो परमिशन है वो कहाँ से मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू ये परमिशन लेनी पड़ेगी, देन ये चीज प्रोसेस में आएगी। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, पहला स्टेट जिसने लीज एग्रीकल्चर लैंड पॉलिसी बनाई को एक्सेप्ट किया है वो कौन है, उत्तराखंड। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट। Who will chair the National Startup Advisory Council that provide measure to build a strong ecosystem for the new innovation and startups in India? ठीक है, तो यहाँ पर नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल को कौन चेयर कर रहा है, जो कि जितने भी स्टार्टअप्स और न्यू इनोवेशंस हैं इकोसिस्टम के से रिलेटेड या जो भी है उनको यहाँ पर क्या करेगी, चेयर करेगी। तो ये जो कमेटी है इसके जो यहाँ पर चेयरमैन है वो कौन रहेंगे, पीयूष वेद प्रकाश गोयल। ठीक है, आपको याद रखना है पीयूष वेद प्रकाश गोयल। ठीक है, तो पीयूष वेद प्रकाश गोयल की अगर हम बात करें तो ये कौन है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल। ठीक है, आपको याद रखना है पीयूष गोयल जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं कई बार, तो आपको याद रखना है इनके अंडर में कौन सी मिनिस्ट्री आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, और जो एम है इस काउंसिल का, ठीक है, तो वो क्या है, इंक्रीज द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जनरेट लार्ज स्केल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। ठीक है, तो ये इस जो भी ये जो कमेटी बनाई है इसका ये जो एम है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ न्यूली मर्ज यूनियन टेरिटरी दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है, तो ये अब मर्ज कर दी गई है। पहले ये यूनियन टेरिटरी अलग अलग हुआ करती थी, अब इसे मर्ज कर दिया गया है। तो मर्ज करने के बाद अब कैपिटल कौन सा हो गया है, यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है दमन इज द कैपिटल। सो आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, कि अब कितनी यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज कितनी है इंडिया में, ये अब आपको मुझे बताना है। बिकॉज आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख भी यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज में ऐड हो गए, बट यहाँ पर ये दोनों मर्ज हो गए। तो अब नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज कितनी यहाँ पर इंडिया में है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो जो हेडक्वार्टर्स है वो ऑब्वियसली बात है इन तीनों का कहाँ रहेगा, दमन में, क्योंकि ये कैपिटल होने वाली है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। वेयर डिड मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स श्री सुब्रमण्यम जयशंकर इनॉग्रेटेड द फर्स्ट कन्वेंशन सेंटर इन अफ्रीका, महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बार जो एक्सटर्नल अफेयर्स के जो हमारे मिनिस्टर है श्री सुब्रमण्यम जयशंकर, जिन्होंने क्या किया है, इनॉग्रेट, जो हमारे विदेश मंत्री। ठीक है, तो महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर स्टार्ट किया गया है, ये कौन सी अफ्रीकन कंट्री है, तो आपको याद रखना है द नेम इज नाइजर। ठीक है, आपको नाम याद रखना है, द नेम इज थर्ड
नाइजर, ठीक है। तो नाइजर कंट्री में क्या हुआ है, 150 साल कंप्लीट होने के महात्मा गांधी की बर्थडे की, बर्थ एनिवर्सरी की, तो इस उपलक्ष्य में यहाँ पर क्या बनाया गया है, महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर, ठीक है। तो ये पहले ऐसे विदेश मंत्री इतने सालों में जो यहाँ पर गए हैं, ठीक है। और आपको याद रखना है नाइजीरियन प्रेसिडेंट महामदू इजाफो, ठीक है, इजाफो, ठीक है। तो नाम याद प्रोनाउंस कर लेना, ठीक है, नाम याद रखना। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। नेम द फर्स्ट इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर दैट हैज रिसेंटली लॉन्च यूपीआई पेमेंट स्पेस, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यहाँ पर लॉन्च किया है। फर्स्ट वो कंपनी कौन सी है इंडिया की टेलीकॉम ऑपरेटर की, तो रिलायंस जियो आपको याद रखना है। ये पहली कंपनी है जिसने ये इंटरफेस प्रोवाइड किया है, जिसके जैसे गूगल पे पेमेंट एंड फोन, पेटीएम एंड फोन पे, ये जिस तरीके की ये पेमेंट यूपीआई पेमेंट इंटरफेस है, उसी तरीके से अब ये जियो ने अपना माई जियो के थ्रू ये चीजें शुरू की है। और अभी अभी रिसेंटली एयरटेल ने भी एयरटेल बैंक नाम से यहाँ पर चीजें स्टार्ट की है, तो आपको ये चीजें याद रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं रिलायंस जियो, कौन है रिलायंस जियो के जो मालिक हैं, अगर हम उसकी बात करें तो वो कौन है, मुकेश अंबानी, आपको सबको पता होगा ये, ठीक, क्लियर। तो अनिल अंबानी याद नहीं रखा, मुकेश अंबानी, ठीक है। तो नेम द फर्स्ट वुमेन 13 प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस हु वाज इलेक्टेड ऑन जनवरी, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है जो ग्रीस की यहाँ पर पहली वुमेन महिला राष्ट्रपति और 13 राष्ट्रपति वहाँ की, तो हम बात करते हैं ये है कैटरीना साकेल्लारोपोलोऊ, ठीक है। तो प्रोनाउंस कर लेना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कैटरीना साकेल्लारोपोलोऊ, ठीक है। तो ये यहाँ की क्या बनी है, 13 नंबर की प्रेसिडेंट बनी है और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली ग्रीस की क्या है, वुमेन प्रेसिडेंट है। ग्रीस के बारे में हम बात कर लेते हैं। ग्रीस जहाँ पर फर्स्ट ओलंपिक हुआ था, ठीक है, फर्स्ट ओलंपिक के लिए हमें पता है कहाँ हुआ था, ग्रीस में हुआ था 776 बीसी में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीस की कैपिटल की बात करते हैं तो एथेंस इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस, ठीक है, ठीक है, एथेंस इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस। और यहाँ पर बात करते हैं करेंसी की, तो करेंसी आपको याद रखना है, यूरो इज द करेंसी, ठीक है। और ये जो प्रेसिडेंट बनी है ये वहां के सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या है, डॉटर है, ठीक है। ये चीज भी आपको मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए ना यहाँ पर नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट के अकॉर्डिंगली 12th एडिशन ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंडर में 2019 के अंडर में EIU के अकॉर्डिंगली इंडिया की रैंक क्या है। तो EIU का मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लंदन में, ठीक है। और आपको यहाँ पर बताना है कि रैंक क्या है, तो आप लोग को याद रखना है यहाँ पर जो रैंक यहाँ पर है वो क्या है, इंडिया की 51th यहाँ पर रैंक है, तो आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और फर्स्ट रैंक की अगर हम बात करें तो नॉर्वे यहाँ पर आता है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 के अंडर, जो कि EIU के द्वारा यहाँ पर पेश किया जाता है। तो फर्स्ट रैंक नॉर्वे की है। और सबसे लास्ट में अगर हम बात करते हैं तो सबसे लास्ट जो कंट्री है वो नॉर्थ कोरिया है, जिम योंग किम, आपको पता होगा, तानाशाह जो वहां पर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड्स में जरूर पढ़ा था, ठीक है। तो आप लोग जिन्होंने भी अभी मेरे इसके प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग वहां से जाके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट्स के सेट्स जरूर पढ़िए। वहां पर भी आपके ये वाले जो क्वेश्चन है वो वहां पर भी काफी ज्यादा कवर हो जाएंगे, तो आप लोग वो जरूर पढ़िए, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर, यहाँ पर 3rd एडिशन कहाँ हुआ है, गुवाहाटी असम में, हमें याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं गुवाहाटी असम में कहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर करमबीर नवीन चंद्र बोरदोलोई इंडोर स्टेडियम इन गुवाहाटी में ये हुआ है। मैस्कट आपको याद रखना है, विजय द टाइगर, जय द ब्लैक बक, ठीक है। ये 2 मैस्कट है। मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम पे कमेंट सेक्शन में भी पूछा था कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है उसके मैस्कट्स क्या हैं, तो आपको याद रखना है विजय द टाइगर, जय द ब्लैक बक। और उसी तरीके से हमने देखा था खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है, खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स जो कि भुवनेश्वर में हुआ था, ठीक है। हम लोगों ने देखा था खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स जो कि कहाँ हुआ था, भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था, और उसके जो मैस्कट थे वो थे जय एंड विजय, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। वहां जो मैस्कट थे वो जय एंड विजय थे और वो फर्स्ट एडिशन था, ठीक है। वो क्या था,
फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो यूनिवर्सिटी गेम का था। तो ये चीजें आपको डिफरेंस याद रखना है, खेलो यूथ इंडिया गेम्स अलग है और खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स अलग है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। वेयर डिड ईस्ट कोस्ट गार्ड, हाँ साथ ही साथ मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा गुवाहाटी असम, जो कि कैपिटल है असम का, और अभी यहाँ पर जो सीएम है वो कौन है, सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल। और अगर हम बात करते हैं गवर्नर की तो जगदीश मुखी इज द गवर्नर, ठीक है। गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी, ठीक है। तो ये साथ साथ आप लोगों को याद रखना है। चलिए मूव करते हैं। वेयर डिड ईस्ट कोस्ट गार्ड कमीशन इंडियन रेलवे फर्स्ट इंडिया फोर्थ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, ठीक है। तो ये इंडियन रेलवे का फर्स्ट और इंडिया का फोर्थ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, मतलब वेस्ट से एनर्जी यहां पर कन्वर्ट की जाएगी। तो ये प्लांट कहां पर बनाया जा रहा है, ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंडर में। तो आपको याद रखना है ये भुवनेश्वर उड़ीसा में ये बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो जितने भी यहाँ पर रेलवेज के जो भी वेस्ट होते हैं उनसे यहाँ पर यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, ठीक है। चलो, इन विच सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल सेट अप इंडियाज फर्स्ट वॉर मेमोरियल फॉर द डॉग्स एनिमल्स सच हॉर्सेस, ठीक है। तो पहला ऐसा मेमोरियल बनाया गया है जो कि एनिमल्स के लिए जिन्होंने सर्विसेज दी हैं अपनी सेना में, ठीक है, और अलग अलग तरीकों से, ठीक है। तो वो वॉर मेमोरियल कहाँ पर बनाया जा रहा है, मेरठ उत्तर प्रदेश में, आपको याद रखना है। क्योंकि मेरठ उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो जो ये आर्मी का स्पेशल ब्रीडिंग एंड रियरिंग ट्रेनिंग सेंटर फॉर द एनिमल्स वो कहाँ पर है, यहीं पर है। तो आपको याद रखना है ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, मेरठ में बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला इस तरीके का वॉर मेमोरियल फॉर द सर्विस एनिमल्स के लिए बनाया गया है, ठीक है, जिसके अंदर डॉग्स हॉर्सेस आप लोगों को पता है जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर हमारे काम में आते हैं, जो सेना की मदद करते हैं कई बार, ठीक है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वॉलंटरी इन्वेस्टमेंट लिमिट कैन इन्वेस्टेड बाय द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ठीक है, एफपीआई थ्रू द वॉलंटरी रिटेशन रूट, ठीक है। तो अब पहले तो यहाँ पर बात आ जाती है कि एफपीआई क्या है, ठीक है। यहाँ पर कई लोगों को कंफ्यूजन है, एफपीआई और एफडीआई में काफी कंफ्यूजन रहता है। तो एफडीआई के बारे में मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं एफडीआई आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको यहाँ पर अभी एफपीआई एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। जब एफडीआई की बात आएगी तो मैं आपको एफडीआई एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपका यहाँ टास्क रहेगा कि आप एफडीआई को सर्च करो और बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि एफडीआई क्या है। मैं यहाँ पर बताता हूँ एफपीआई क्या होता है। तो एफपीआई में क्या होता है, जो भी नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडियंस है जो शेयर और इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। नॉन रेसिडेंट्स इंडियंस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एनआरआई की ही बात नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। एनआरआई को ही नहीं शामिल करेंगे हम, एनआरआई के अलावा भी जो नॉन रेसिडेंट्स इंडियंस है जो इंडिया के नहीं हैं, ठीक है, वो अगर इक्विटी एंड शेयर में क्या करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एफपीआई के अंडर में आते हैं, ठीक है। तो वो एफपीआई के थ्रू क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर, बट यहाँ पर क्या होता है, लिमिटेशंस होती हैं, एफपीआई के थ्रू क्या होती है, लिमिटेशंस होती है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ रही है वीआरआर की, ठीक है, वॉलंटरी रिटेंशन रूट, ठीक है। तो वॉलंटरी रिटेंशन रूट क्या है, ठीक है, वीआरआर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है वीआरआर के अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ पर बात करें तो वीआरआर क्या है, एक वॉलंटरी है, ठीक है। मतलब आप जैसा नाम में ही दिया हुआ है वॉलंटरी, ठीक है, रिटेंशन, मतलब यहाँ पर कोई आपको फोर्स नहीं करेगा, आप अपने वॉलंटरी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या कर सकते हो, इक्विटी शेयर्स और बॉन्ड्स में क्या कर सकते हो, आप गवर्नमेंट शेयर्स में क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर बात आती है कि ये जो इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ये हमेशा क्या, देखो डिफरेंस मैं बताता हूँ एक्चुअल में क्या होता है। एफपीआई के थ्रू जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें सेबी और बात करते हैं आरबीआई, इनकी परमिशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो परमिशंस में क्या होता है, कई बार बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते कि यार हमें इतनी सारी परमिशंस लेनी पड़े और फिर उसके बाद फिर हमारा इन्वेस्टमेंट के लिए हम प्रोसेस कर पाए। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको नहीं करना चाहते हैं, तो
जो लोग इसको नहीं, ये इतनी सारी परमिशंस नहीं चाहते हैं, एफपीआई के थ्रू नहीं चाहते, वो किसके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वॉलेंट्री रिटेंशन रूट के थ्रू यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, उन्हें बार बार सेबी और आरबीआई से क्या परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है, बट इसके लिए भी एक यहाँ पर क्या है रूल्स है कि मिनिमम परसेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको करना ही पड़ेगा फॉर अ पीरियड, यहाँ पर एक डिसाइडेबल होगा। ठीक है, तो किस किस में आप एक तरीके से आप बात करते हैं कि एक वॉलेंट्री आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप वॉलेंट्री यहाँ पर डिसाइड कर रहे हो। ठीक है, आपको यहाँ पर कोई स्पेशली बोला नहीं जा रहा है एफपीआई के जैसे। ठीक है, और आप किस में, कॉर्पोरेट डेब्ट या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। ठीक है, कॉर्पोरेट डेब्ट की बात करते हैं, है ना, कॉर्पोरेट डेब्ट या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो इन सब में क्या कर सकते हो, यहाँ पर वॉलेंट्री रिटेंशन रूट के अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये होता है वीआरआर और एफपीआई में थोड़ा सा डिफरेंस जो मैंने आपको क्लियर किया है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात कर रहे हैं इसकी जो इन्वेस्टमेंट की जो मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, वो यहाँ पर अब क्या कर दी है आरबीआई ने, तो आप लोगों को याद रखना है, ये हो गई है 1,50,000 करोड़। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है, पहले जो लिमिट थी वो 75,000 थी, और उसके भी पहले जो लिमिट थी वो ये 54,300 करोड़ थी। और आपको याद रखना है इसकी जो मिनिमम रिटेंशन पीरियड है वो 3 साल का रहेगा। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम रिटेंशन पीरियड आपसे कई बार पूछ सकता है, तो वो कितना रहेगा, 3 ईयर्स के लिए आपको एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना ही पड़ेगा। और मैक्सिमम यहाँ पर लिमिट आपको बता दी गई है, अब क्या हो गई है, 1,50,000 करोड़। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। विच बैंक हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट मल्टीलिंगुअल वॉइस इनेबल मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन ऑल इन वन, यूजिंग विच यूजर कैन कम्युनिकेट विद द चैट बॉक्स आस्क लक्ष्मी। मतलब एक ऐसी ऐप यहाँ पर, मल्टीलैंग्वेज ऐप यहाँ पर किस बैंक ने लॉन्च की है जिसमें एक चैट बॉक्स है आस्क लक्ष्मी, जिससे आप बैंक की कोई भी क्वेरीज अगर आपकी है जनरल बैंकिंग की, वो आप उससे क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो आपको याद रखना है ये कौन है, सिटी यूनियन बैंक ने ये ऐप लॉन्च की है, आपको ये याद रखना है। तो पहले इस तरीके की ये जो ऐप है जिसमें हमें एक चैट बॉक्स की फैसिलिटी मिलेगी आस्क लक्ष्मी। तो आपको ये भी याद रखना है कि उस चैट बॉक्स का नाम क्या है। ठीक है, कई बार आपसे उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में प्रोवाइड की है ये ऐप, तो आपको याद रखना है चैट बॉक्स का नाम, जो चैटबॉट है उसका नाम है आस्क लक्ष्मी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, और बैंक का नाम था सिटी यूनियन बैंक। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज द पैनल मेंबर ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड ऑफ बैंकिंग फ्रॉड्स सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है जो भी बैंकिंग फ्रॉड्स होते हैं। ठीक है, बैंक में आप लोगों ने जैसे पता हो नीरव मोदी वाला केस हुआ था, इस तरीके की जो करोड़ों के जो फ्रॉड्स होते हैं, उन फ्रॉड्स के चेक करने के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड ऑफ बैंकिंग फ्रॉड जो होता है, जो कमिटीज बनती है और उसको चेक करता है, एक पैनल मेंबर होता है। तो उसको कौन अपॉइंट कर, हु वाज द अपॉइंटेड एज द पैनल मेंबर, तो उसका जो पैनल मेंबर है वो कौन यहाँ पर मेन बने हैं, तो वो आपको याद रखना है, एडीएम चावली इज द पर्सन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये फॉर्मर हमारे क्या थे, बैंक इंडियन ओवरसीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं। ठीक है, तो एडीएम चावली आपको नाम याद रखना है, और एबीबीएफ का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग फ्रॉड्स। ठीक है, और इस बोर्ड का कौन है, इस बोर्ड के जो हेड कर रहे हैं वो कौन है, टीएम भासेन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो जनरली जो 50 करोड़ से ऊपर के जो भी फ्रॉड्स होते हैं उनको यहाँ पर क्या किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे को एक एग्जांपल दिया था कि नीरव मोदी, और सीवीसी की बात करते हैं, चीफ विजिलेंस कमीशन जो है, कमिश्नर जो है हमारे, वो कौन है, पीजी थॉमस। ठीक है, ये भी साथ साथ आपको याद रखना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। हु विल चेयर द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूटेड by the government of India to handle the disposal of enemy properties to raise money from them। ठीक है, मतलब ऐसे लोग जो कि हमारे एक तरीके से जो हमारे यहाँ से पैसा लेके भाग चुके हैं, नीरव मोदी का ये एग्जांपल ले लो, विजय माल्या के। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनकी एनिमी प्रॉपर्टीज। ठीक है, उन ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, एनिमी प्रॉपर्टीज, उनकी जो प्रॉपर्टीज है जिसको हम डिस्पोज करके क्या कर सकते हैं, मनी रेज कर सकते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं। ठीक है,
तो अमित शाह इस कमेटी के कौन रहेंगे, इस जो गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर के जो है इसको चेयर कौन करेंगे, अमित शाह करेंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऐसी 9400 एनिमी प्रॉपर्टीज इंडिया में अभी है, जिसका लगभग अगर हम बात करें तो 1 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है। अगर हम इससे अगर रेवेन्यू जनरेट करने की बात करते हैं तो वो लगभग कितना है, 1 लाख करोड़, ठीक है। तो यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला एंड श्री तुहिन कांत पांडे, ठीक है, ये दोनों मेंबर्स रहेंगे इसके। तो आपको याद रखना है कि कौन चेयर करेगा इस मिनिस्ट्री ऑफ ग्रुप को, अमित शाह। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, सॉरी, ठीक है। तो इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 इंडेक्स के अकॉर्डिंगली जो इंडिया का रैंक है वो आप लोगों को याद रखना है, वो 80th है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नीचे है। तो आप समझ सकते होंगे कि करप्शन का लेवल इंडिया में काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर सबसे लास्ट यहाँ पर बात करते हैं तो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज सोमालिया, जो कि सबसे ज़्यादा करप्टेड कंट्रीज में जिसका नाम आता है, तो सबसे लास्ट नंबर पे सोमालिया यहाँ पर रहेगी, ठीक है। और अगर साथ ही साथ हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की रैंक 87 है और यूएसए की रैंक यहाँ पर क्या है, 23rd एंड चाइना 117। तो आप देख सकते हैं कि चाइना की रैंक हमसे भी बाद में आती है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट रैंक की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें यहाँ पर करप्शन इंडेक्स बताना है जो कि सबसे खराब कंट्रीज है, तो इसलिए हमें याद रखना था सोमालिया और इंडिया का रैंक 80। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर मूव करते हैं आगे। तो यहाँ पर इसरो ने हाफ ह्यूमन रोबोट दैट इज सेट फॉर एन अनमेंटेड ट्रिप इनटू द स्पेस बिफोर एस्ट्रोनॉट, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉट से पहले आप लोगों को पता है यहाँ पर गगनयान मिशन, हम लोग का जो एस्ट्रोनॉट्स भेजने का, ठीक है। तो गगनयान मिशन के तहत हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे 3 एस्ट्रोनॉट्स को हम स्पेस में भेजने का जो हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। उसके पहले यहाँ पर क्या है, हाफ ह्यूमन रोबोट को भेजा जा रहा है। उस हाफ ह्यूमन रोबोट का जो नाम है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो उस हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट जो है उसका नाम है व्योम मित्र, ठीक है, फ्रेंड इन स्काई, ठीक है। तो ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इसरो इंटरनल सिस्टम यूनिट इन त्रिवेंद्रपुरम, ठीक है, त्रिवेनाथपुरम और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ठीक है। तो ये इनके साथ मिलके क्या बनाया गया है, ये बनाया गया है, ठीक है। तो ये रोबोट 2 लैंग्वेज में भी बोल सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होगा, गगनयान मिशन से पहले ये कहाँ भेजा जाएगा, स्पेस में भेजा जाएगा, ताकि वो स्पेस की 0 ग्रेविटी कंडीशंस में वहाँ के माहौल में ढल के वहाँ की चीज़ों को एनालाइज कर पाए, ठीक है। तो वो डेटा ये वहाँ से भेजेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, विच कंट्री विल ट्रेन द इंडियन सर्जन फॉर द गगनयान मिशन। अब बात आती है गगनयान मिशन की, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले भी बताया था कि गगनयान मिशन के बारे में जब मैं आप लोगों को समझा रहा था, तो हमने यहाँ पर 2 यहाँ पर क्या भेजी थी, IRSS करके हमने 2 सैटेलाइट्स यहाँ पर भेजना है। तो एक हमने 20 में भेजी है और अभी एक 21 में हम भेजेंगे। तो एक सैटेलाइट्स हमने भेज दी है फ्रेंड गुयाना से, ठीक है, ये मैंने लास्ट टाइम पे बताया था आपको। तो फ्रांस कंट्री है जो कि क्या कर रही है, इंडिया को यहाँ पर ट्रेन कर रही है। इंडियन जो भी एस्ट्रोनॉट्स जो भी स्पेस में जाना चाहते हैं, जाने वाले हैं इन 2022 का ये हमारा मिशन है, ठीक है। तो उनको ट्रेन करने का काम किसका है, यहाँ पर फ्रांस कंट्री हमें सपोर्ट कर रही है। तो फ्रांस का जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसके थ्रू क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है उन लोगों को, ठीक है। चलिए मूव करते हैं, वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक इनॉग्रेटेड। तो ये आपको याद रखना है, भोपाल मध्य प्रदेश में पहला ई वेस्ट क्लिनिक यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, हु वॉज इलेक्टेड एज द न्यू चेयर ऑफ द फोरम ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया, ठीक है। यहाँ पर इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया का कौन चेयरमैन यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है फॉर द ईयर 2020। तो आपको नाम याद रखना है, सुनील अरोड़ा इज द पर्सन, जो कि क्या बनाए गए हैं, इंडियन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जो, ठीक है, सुनील अरोड़ा, ठीक है। तो उनको एक नया यहाँ पर क्या दे दिया गया है, वर्कलोड बढ़ा दिया गया है, न्यू चेयर ऑफ द फोरम ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया, जिसका हम शॉर्ट में बोलते हैं FEMBOSA, ठीक है। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है, KM नूराल हुड्डा को, जो कि CC ऑफ बांग्लादेश है, मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश है, ठीक है।
तो गाइज ये थे हमारे 61 टू 80 जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स। और नेक्स्ट इसी के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। और जिन्होंने भी प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे, प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको दे दी है, तो आप लोग उस लिंक से जाके वो वीडियोस भी वॉच करो, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। बिकॉज हम 100 MCQs पर मंथ के यहाँ पर 6 मंथ्स का एक करंट अफेयर एक्सप्रेस का सीरीज यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो गाइज बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। सो अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए स्टडी ऑनलाइन नीरज को। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।